हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस आज हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस ये जो हमारी क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो गाइस एज यूजुअल मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। देखो आपके सामने ये पीडीएफ खुली हुई है, ये इंडियन पॉलिटी की है बाय एम लक्ष्मी कांत। ये हम पूरी बुक कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका पूरा इंडेक्स देख लेते हैं। और गाइस जिसने भी ज्वाइन करना है कोर्स वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं @mittalvaishali94, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ये कि ये पब्लिक है वीडियो, ये इसलिए है ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम सभी क्या है आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी की बुक है। इसमें क्या है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 है, तो इसके साथ जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बुक है मतलब कि घटना चक्र बुक है। उसमें क्या होता है गाइस, लाइक ऐसा चाहिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, लेकिन क्या है घटना चक्र बुक मेनली जो यूपी पीसीएस के बच्चे हैं वो यूज करते हैं। घटना चक्र में क्या है गाइस, इसकी एक अच्छी बात क्या है, इसमें भी क्या है चैप्टर वाइज क्या है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। चाहे उसमें किसी भी स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, वेदर वो यूपी के हैं, हरियाणा के, झारखंड, सभी स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और साथ में यूपीएससी के क्वेश्चंस को तो डिस्कस किया ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने मेनली ये 3 बुक्स उठाई है। लक्ष्मीकांत हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि हम क्या करेंगे सभी चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसके शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, जो भी इन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन करा होगा उनको, ठीक है। इसके अलावा जो लाइक हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी की बुक से डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र की बुक से, हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हमारा ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड भी हम या फिर हम इन बिटवीन भी क्या करेंगे, कभी कभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर यूपीएससी, ठीक है, अपार्ट ऑफ स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा हम इवन की हम कुछ टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड जो टेस्ट सीरीज लेंगे विजन आईएएस का या फिर इनसाइट्स आईएएस का। अगर आप मतलब कि मेरे को फॉलो करती हो यूट्यूब पे तो आपने देखा ही होगा, मैंने लास्ट ईयर भी इनसाइट्स और विजन की आईएएस की टेस्ट सीरीज को कवर कराया, तो इसमें भी हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर हम सबसे पहले अगर इसका इंडेक्स देखें तो गाइस 5-6 पार्ट्स में बटी हुई है। पार्ट 1 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें मेनली हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो गाइस ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे चैप्टर, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप डर जाओगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको सबसे लास्ट में करेंगे। हम अपनी जो इंडियन पॉलिटी है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज हम चैप्टर नंबर 2 फुल डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हम कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि प्री या मेंस इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, यूपीएससी ने देना ही देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। डीपीएसपी दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम सब स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज हम कवर करेंगे, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसके बाद है हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारा पार्ट 1 में कवर होगा, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है वो हम कवर करेंगे, कैसी हमारी पार्लियामेंट काम करती है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको कवर करेंगे, सेंटर और हमारे स्टेट में क्या रिलेशन है, इंटर स्टेट रिलेशन है, ये सब कवर करेंगे। क्या इमरजेंसी प्रोविजंस है, इन सबको हम क्या करेंगे ग्रेजुअली कवर करेंगे। पार्ट 3 में हम मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपको जो इंडेक्स है वो आपको शो कर रही हूँ। कैबिनेट कमिटीज पढ़ेंगे, जो डिफरेंट हमारी 8 तरह की कमिटीज हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री में जो डिफरेंट कमिटीज होती है, जैसे स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, कुछ एडहॉक कमिटीज होती हैं, सबको कवर करेंगे। फिर हमारी डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, किस तरह से पार्लियामेंट्री ग्रुप है हमारा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट है उसमें क्या हमारा रोल है, ये सब पढ़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या कंपोजिशन है, क्या अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन सब डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म,
ये गाइस ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं जो लैंड में है थोड़े थोड़े। PIL दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हम स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जैसे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया, स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट्स को, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ये जो मैं बुक स्टार्ट करा रही हूँ, ये 6th एडिशन करा रही हूँ, बिल्कुल जो लेटेस्ट बुक है ये हम डिस्कस करें। पार्ट 5 में लोकल गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, आपकी जैसे पंचायती राज होगी, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में हम यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज, जैसे यूनियन टेरिटरीज कैसी होती है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगेन वेरी मतलब कि फेवरेट टॉपिक है किसका, यूपीएससी का। इवन की जो स्टेट पीसीएस है उनका भी टॉपिक फेवरेट टॉपिक हो गया। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये दोनों क्या है, यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के फेवरेट टॉपिक्स हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल। देखो गाइस, ये जो ऐड हुआ है ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं आई, न्यू आई थी जब आर्टिकल 2017 में जीएसटी आया तो जीएसटी काउंसिल आई। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप इजीली क्या कर सको, इनको याद रख सको सभी को। इसके अलावा कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी, जैसे नीति आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CIC दैट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको पता ही भी 2019 में इसकी जो कंपोजिशन है या जो इसके राइट्स हैं वो सब बदले गए थे, इसलिए 6th एडिशन में इसको काफी बदला गया है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब न्यू चैप्टर्स है। इसके अलावा हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पढ़ेंगे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये सब पुराने चैप्टर्स ही हम। पब्लिक सर्विसेज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल डायनेमिक्स हो गए, ये सब पुराने चैप्टर्स हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड क्या लॉज हैं, आपको पता होगा रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लॉज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। RP एक्ट 1915, RP एक्ट 1951, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, कोalition गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर एंड में क्या है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नेशनल कमीशन है जो हमारी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक मिनट, यस। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्यों हुई, देखो अभी हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं पॉलिटी क्या होता है, क्योंकि अब हमारा यार सब्जेक्ट का नाम ही इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पॉलिटी क्या होता है। गाइस, मैंने काफी टाइम पहले, आई थिंक जो अगस्त में क्या है, शायद एक चैप्टर पढ़ाया था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही बताया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था पॉलिटी होता क्या है। देखो पॉलिटी जो वर्ड है वो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड पुलिस से आया, ठीक है, पुलिस। इस पुलिस का मतलब क्या होता था, सिटी स्टेट। क्या होता था, सिटी स्टेट। ये जो सिटी स्टेट क्या होता था, जैसे एंशियंट टाइम्स में जब जो शहर थे वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते थे, तब क्या कंसेप्ट था, सिटी स्टेट का कंसेप्ट था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लाइक टाइम बढ़ता रहा, लोग यूनाइट होते रहे, या फिर कंसेप्ट स्टार्ट हुआ नेशन स्टेट का, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, जो कंसेप्ट आया किसका, स्टेट का। ठीक है, तो पॉलिटी इज नथिंग, इट इज स्टेट। ठीक है, एक तरह का क्या, स्टेट। अब पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या है, एक स्टेट से रिगार्डिंग, इंडिया क्या एक स्टेट ही तो है, उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज हो रही है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटी क्या है, एक्चुअल में जो इसका मीनिंग क्या है वो स्टेट है। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इट इज लाइक वी नीड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ आपको गाइडलाइंस चाहिए so that we can run our state. ठीक है, so it is a set of guidelines to run our state. ठीक है, so guys I hope आपको ये बेसिक समझ में आएगा what is polity and what is constitution. Now let us start कि किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आई। देखो गाइस, जो जो मैं बता रही हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले 1934 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो पहली बार MN रॉय के द्वारा आगे रखा गया। ठीक है, तो पहली बार 1934 में MN रॉय के द्वारा इसके आइडिया को आगे रखा गया। फिर
1935 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने ऑफिशियली, देखो आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय को आया, लेकिन 1935 में जो कांग्रेस थी उसने ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ, हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना जाना चाहिए और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। फिर 1938 में क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, इंडिया के फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना ही चाहिए। वी मस्ट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विद इन आउटसाइड, मतलब कि बिना किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन फ्रेम करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी, जो जिसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आया। जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड ऐसा किया था कि हमें का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा किसके बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, ठीक है। अब इसकी डिमांड जो हम जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड उठाई, उसकी डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी डिमांड को एक्सेप्ट करने को हम क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर, जो कि 1940 में किया। फिर 1942 में क्या किया, जो कैबिनेट का एक मेंबर था जिसका नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, वो इंडिया में आया और उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट प्रपोज किया कि किस तरह से इंडिया का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से उसको फ्रेम किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट किया गया था। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन हर एक जो बात बोलता था वो बोलता था कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वी विल अडॉप्ट या वी विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ठीक है। लेकिन फिर इस क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो जो चाहती थी कि इंडिया को डिवाइड किया जाए दो ऑटोनोमस स्टेट में और फिर उन दो स्टेट्स का दो अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होगा, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन जो कैबिनेट मिशन है उसने क्या किया, जो आइडिया था कि दो सेपरेट में इंडिया को बांटा जाए, उसके आइडिया को जो कैबिनेट मिशन है वो रिजेक्ट करता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्कीम कैसे होना चाहिए उसके आइडिया को आगे रखता है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को कम और ज्यादा सेटिस्फाई करता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। मतलब जो कैबिनेट मिशन आता है वो बताता है किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं, सो दैट वी कैन फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर इंडिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ऑफ कोर्स अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी क्या क्या कंपोजिशन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके अंडर, दैट इज द स्कीम व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्योंकि अभी हम एंड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई वांट कि आप सभी के सभी क्वेश्चन सभी अच्छे से क्या करो, राइट करो, करेक्ट करो, ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहना, जहां जहां पे मैं एक्स्ट्रा फोकस कर रही हूँ, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब इस स्कीम के क्या क्या फीचर्स थे, सबसे पहले ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 389 होगी, ठीक है। अब 389 के अंडर भी क्या किया जाएगा, सीट्स को बांटा जाएगा, जिसमें से जो 296 सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जाएगी और जो 93 सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट की जाएगी। और अब इन 296 स्टेट्स में भी फर्दर डिवाइड किया जाएगा। 292 मेंबर्स होंगे वो जो 11 गवर्नर के प्रोविंसेस हैं उनमें से इलेक्ट किया जाएंगे, और जबकि जो 4 सीट्स हैं वो कहां से इलेक्ट किया जाएगी, 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं वहां से इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हर एक जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी क्या किया कि उनको सीट्स अलॉट की गई, जैसे 93 सीट्स को अलॉट किया गया इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब कि किसी प्रिंसली स्टेट में जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी, जैसे हमारी इंडिया में क्या है, यूपी की लोकसभा में सीट ज्यादा है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड उसी तरह क्या है उस वक्त भी जो प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट्स अलॉट हुई थी वो एज पर देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन होगी। इसमें रफली 1 सीट थी फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। इसके अलावा क्या हर एक ब्रिटिश प्रोविंस में, मतलब कि जो ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट्स हैं इनमें भी हमने सीट्स को अलॉट किया गया अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, 3 कम्युनिटीज में, दैट इज द मुस्लिम,
6 एंड जनरल में ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड 6। ठीक है, मतलब कि इसमें 3 तरह से सीट्स को बांटा गया 296 सीट्स में, जैसे मुस्लिम्स, ठीक है, 6 और जनरल में हिंदूज को रखा गया या फिर और डिफरेंट कम्युनिटीज को, लेकिन मुस्लिम और सिख को छोड़ के। ठीक है, एज कंपेयर वही इन प्रोपोर्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन। फिर इसके बाद क्या किया गया, जो हर एक कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। मतलब अगर मुस्लिम के मेंबर को इलेक्ट किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा रहा है, तो वो मुस्लिम की कम्युनिटी खुद इलेक्ट करेगी। सिख के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा रहा है तो वो सिख की कम्युनिटी को खुद इलेक्ट करेगी। एंड जो वोटिंग थी वो किस मेथड से की गई, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, जो वोटिंग किसके द्वारा की गई थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिंसिपल सीट, जो प्रिंसली स्टेट थी जैसे 93, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ऑफ कोर्स उनके प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किया गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। टोटल 389 सीट थी, 296 सीट थी किसकी, ब्रिटिश प्रोविंसेस की, और 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट की। ठीक है, इसमें तो ये मोनली इलेक्टेड सीट्स हो रही थी, लेकिन जो प्रिंसली सीट थी इसमें कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे वो ही क्या कर रहे थे, नॉमिनेट कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हम क्लियर कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसी बॉडी थी, पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। ठीक है, तो गाइस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वाज इट अ फुली इलेक्टेड बॉडी, फुली नॉमिनेटेड बॉडी और पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, तो इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो इट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड द पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। इसके अलावा क्या किया गया, जो प्रोविजनल असेंबलीज थी उनके मेंबर्स को इनडायरेक्टली उनके मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया वहां के मेंबर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या गया, फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, कब हुए, 296 सीट्स के लिए हुए। क्योंकि जो 93 स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट थी, वो जो प्रिंसली स्टेट थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परे रही थी, इसलिए उन्होंने कोई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में हुई। ठीक है, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 208 सीट जीती और जो मुस्लिम लीग थी वो 73 सीट्स जीती। इसके अलावा जो बची हुई 15 सीट्स को वो छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रुप्स या जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स थे उन्होंने जीता। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा। ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं की गई थी बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो भाई, अब देखो ये बात नोटिस करने की, क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था, एक मिनट, यस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था कि हम इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया गया वो एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं हुआ, ऐसी डिमांड की गई थी पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और इस असेंबली में इंडियन सोसाइटी के हर एक सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे सिख्स हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST वुमेन, हर एक रिप्रेजेंटेटिव था फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक है, इस असेंबली में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी इंक्लूड थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी इंक्लूड नहीं थे, बाकी यहाँ पे सब इंक्लूड थे। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, हमने डिस्कस किया 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को किसके द्वारा रखा गया, बाय M.N. रॉय। देखो गाइस, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, एक्चुअल में यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, 1935 में ऑफिशियली INC ने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, और फ्रेम किया जाए किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मस्ट बी फ्रेम किया जाना चाहिए। डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। ठीक है, तो गाइस यही है जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये एक तरह का हमारा रिवीजन हो रहा है। फिर 1940 में अभी हमने क्या बोला था कि इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था और जिसका नाम ही क्या बोला था, अगस्त ऑफर। ठीक है, फिर 1942 में सर जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उन्होंने क्या किया, वो इंडिया में आए। ही केम टू इंडिया
विद अ ड्राफ्ट, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। किसके द्वारा, बाय मुस्लिम लीग एंड बाय INC। फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन क्या आया, इंडिया में आया। ठीक है, फिर हमने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूट किया वो किसके अकॉर्डिंग किया, वी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो वो थी कि 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश की थी और 293 सीट्स किसकी थी, प्रिंसली स्टेट्स की थी। ठीक है, इसके अंदर भी जो 292 सीट्स थी वो मेनली 11 जो कौन थे, गवर्नर प्रोविंसेस थे, उन्होंने इलेक्ट करना है, और 4 जो सीट थी वो चीफ कमिश्नर स्टेट्स की थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो 93 प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी वो मेनली नॉमिनेटेड थी, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। तो फाइनली हम, और इसके अंदर जो सीट्स थी वो डिवाइडेड थी अमंग मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। तो ये याद रखना, जनरल, इसके अंदर कोई बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, एंग्लो इंडियन अलग से नहीं है, ये सब जनरल के अंडर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, तो गाइस अब बढ़े हम आगे। फिर हमने ये भी देखा था कि इलेक्शंस कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें INC थी वो 208 सीट्स वन की और मुस्लिम लीग 73 सीट्स वन की, जबकि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने आप को इलेक्शन से बिल्कुल परे रखा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह वर्क करती है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इलेक्ट कर ली। ठीक है, अब उसका काम शुरू होगा, जैसे आपका लोकसभा होता है उसके पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस हो चुके, अब लोकसभा की वर्किंग स्टार्ट होगी। तो उसी तरह सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग किस तरह से स्टार्ट हुई। देखो सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। हाउएवर इस मीटिंग को, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इस मीटिंग की पहली मीटिंग को बॉयकट किया गया बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बने। ठीक है, इसके अलावा मीटिंग को अटेंड किसके द्वारा किया गया, देखो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटिंग को अटेंड किया गया 211 मेंबर्स के द्वारा। देखो ऑफ कोर्स यूपीएससी में तो ये नहीं पूछेगा कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन जो स्टेट पीस है वो पूछ लेता है कि मीटिंग को अटेंड किया गया 211 मेंबर्स के द्वारा। उस वक्त जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया उस असेंबली का, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रेसिडेंट। उस वक्त हमने फ्रांस की जो एक्चुअली क्या होता था, फ्रांस में क्या होता था, जो ओल्डेस्ट मेंबर था उसको प्रेसिडेंट बनाते थे, तो हमने उसी फ्रेंच की प्रैक्टिस को फॉलो करके क्या किया, उस वक्त टेम्परेरी प्रेसिडेंट कहाँ किसको बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन बाद में क्या किया गया, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को उस असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि इस असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो गाइस आपको इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए और प्रेसिडेंट नाम का तो पता ही होना चाहिए, दैट इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम जरा पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। अभी क्या था, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया। ठीक है, इसके अंडर ये बताया था जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर्स के क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए, क्या फिलोसफी बननी चाहिए। आपको पता होगा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है एक्चुअल में यही प्रियम्बल बना था, जो ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल्स क्या है। एक तरह का हम बोला सकते हैं कि जो प्रियम्बल है वो हमारा एक इंडेक्स है। ठीक है, अब हम इसके प्रोविजंस पढ़ने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिक्लेयर करेगी कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है। देखो इनके वर्ड्स पे ध्यान दो, इंडिपेंडेंट है, सोवरन है। सोवरन मतलब कि अपने डिसीजंस खुद कर सकता है और कोई भी थर्ड या कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे इंडिया के डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक है और हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, खुद अपने को गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट्स फर्म एंड सोलम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताया था साथ में कि अभी जो टेरिटरीज जो फिलहाल ब्रिटिश इंडिया में कंप्राइज होती हैं,
अब वो हमारी इंडिया का पार्ट है। और इसके अलावा जो कुछ टेरिटरीज जो अभी इंडिया के आउटसाइड हैं, या फिर कुछ स्टेट्स और टेरिटरीज जो चाहते हैं हमारे इंडिया का भाग बनना, उनको हम यूनियन ऑफ इंडिया में वो कवर होंगे, ठीक है। एंड द स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज हु आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन बॉडी शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन किया था, तो उनको यूनियन ऑफ इंडिया में कवर किया गया। आपको पता है हमारा आर्टिकल 1 ही ये कवर बोलता है कि वी इंडिया आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ये बोला गया, थर्ड पॉइंट इसका ये था, वेयर इन द सेड टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर, वो डिटरमाइन करेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमें एक ऑटोनोमस यूनिट्स का स्टेटस मिलेगा जिसके पास कुछ रेगुलेटरी पावर्स होंगी, और अपनी जो पावर्स और जो फंक्शन है गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एक्सेप्ट सच पावर एंड फंक्शंस आर वेस्टेड इन और असाइन्ड टू द यूनियन और इनहेरेंट और इम्प्लाइड इन द यूनियन और रिजल्टिंग देयर, ठीक है। सिंपल मतलब इसका ये है कि जो पावर और जो अथॉरिटी है वो हमारी किससे डिराइव होगी, पीपल से, ठीक है। वेरियन जो पावर और जो अथॉरिटी है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो लोगों से डिराइव होती है, ठीक है। चाहे हमारी गवर्नमेंट की पावर हो या फिर गवर्नमेंट के अंदर जो भी पार्ट्स है उसकी जो पावर है वो कहां से डिराइव हो रही है, फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता है प्रीएम्बल कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि पावर एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल। इसके अलावा हमने कुछ राइट्स भी सिक्योर किए कि सभी इंडिया के लोगों को वी गारंटेड एंड वी सिक्योर्ड सभी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ। मतलब ये आपको पता ही है हमारे सभी आर्टिकल्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम उनको जस्टिस सबको प्रोवाइड करते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, सभी को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट्स इक्वली प्रोवाइड करते हैं। We are giving them freedom of speech and expression, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, action subject to law and public morality। ये सब आपको पता ही हमारे सब कवर होते हैं अंडर आर्टिकल, मतलब वेरियस आर्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। इसके अलावा हम एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड जो डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये आपको पता ही है, जो रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वेयर बाय वी शैल मेंटेन, हमें अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, एंड इट्स सोवरेन राइट्स, और हमारे अपने लैंड, सी और एयर पे हमारे खुद के राइट्स हैं, और हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। इसके अलावा जो हमारा एशियन लैंड है, आपको पता है एशियन लैंड है हमारा इंडिया, वो एक ऑनर्ड प्लेस है वर्ल्ड में, और ये पूरा कंट्रीब्यूट करेगा कि हम वर्ल्ड में पीस को प्रमोट कर सकें और वेलफेयर कर सकें, ठीक है। एंड दिस एशियन लैंड मेंटेन इट्स attains its rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind, ठीक है। फाइनली इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा, कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया तब इस रेजोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। इसी के मॉडिफाइड वर्जन को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था। अब इसके बाद क्या आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए थे, अब हम पढ़ लेते हैं क्या चेंजेस किए थे, ठीक है। अभी जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पीछे हट रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे इसको ज्वाइन करने लगे, और 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली को ज्वाइन किया। इसके अलावा आपको पता है 3 जून 1947 को हमने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया, ताकि मतलब कि वही था, आपको पता है माउंटबेटन प्लान ने कंट्री के पार्टीशन को सपोर्ट किया था, और जिसमें जो मोस्टली जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मोस्टली के, ठीक है, उन्होंने अपनी असेंबली, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग के भी जो मेंबर्स थे उन्होंने भी क्या किया, असेंबली में एंटर किया, ठीक है। अब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। अब जैसे ये एक्ट आया तो उसने 3 चेंजेस किए, इस जो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी प्रोविजंस थे उसमें मेजर 3 चेंजेस किए। अब क्या क्या किए जरा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये बोला कि जो असेंबली है वो क्या है, फुल सोवरेन बॉडी है, मतलब कि अपने डिसीजन खुद कर सकती है, और वो क्या कर सकती है, और इस एक्ट के पास, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पास इतनी पावर है कि अभी तक जो भी लॉ ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे वो उस लॉ को क्या कर सकती है, तो रिपील कर सकती है या फिर उसको चेंज कर सकती है, ठीक है।
फिर सेकंड क्या था, इन्होंने क्या बोला, इस असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया। मतलब कि अब ये असेंबली दो तरह के काम करेगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी और दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी एक्ट करेगी। ठीक है, तो दो तरह की बॉडी होगी, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होगी और दूसरी होगी लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी किस लिए काम करेगी, अगर कुछ उसको ऑर्डिनरी लॉज बनाना हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी क्या करेगी, अगर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना हो। इसलिए जब असेंबली, ये जो असेंबली थी वो हमारी फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनती थी तब इसके जो चेयरमैन होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। ठीक है, और जब असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, जब इसके चेयरमैन कौन होते थे, जीवी महावलन कार होते थे। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल बॉडी ही दो बॉडीज की तरह एक्ट कर रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनती थी तो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी वो काम करती थी तो इनके चेयरमैन थे जीवी मलवनकर। ठीक है, ये दोनों जो फंक्शंस थे वो 26 नवंबर 1949 तक चलते रहे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग थी वो खत्म नहीं हुई। थर्ड क्या चेंज था, अब क्योंकि पाकिस्तान अलग से बन गया तो मुस्लिम लीग ने क्या, अपनी जो सीट्स थी वो इसमें से विड्रॉ कर ली, तो जो ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस होगी। जो पहले 389 थी वो 299 रहेगी, और जो इंडियन प्रोविंसेस की जो स्ट्रेंथ थी, जो पहले जैसे मैंने आपको बताया था 389 में से 296 और 93 थी, अब ये जो थी वो 299 रहेगी, और इंडियन प्रोविंसेस की जो सीट्स थी वो 296 से घट के 229 रहेगी, और प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी वो 93 से घट के 70 रहेगी। इसके अलावा जो स्टेट वाइज मेंबरशिप थी असेंबली की वो 31 दिसंबर 1947 को इसमें लिखी है। इसके अलावा क्या क्या फंक्शन से जो परफॉर्म कर रही थी ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा। ठीक है, अब क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन कुछ और भी काम किए, जैसे मैंने कुछ लॉज बनाए। तो जरा हम देखते हैं क्या 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 है। सबसे पहले इन्होंने इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में रेटिफाई किया, कब, मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। देखो अगेन ये डेट्स याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेट पीसीएस इसको पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा ये श्योर है, लेकिन स्टेट पीसीएस पूछ सकता है। बाकी वी कांट से कि यूपी, बिकॉज यू नो यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया कब, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया कब, 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, ये कब इलेक्ट किया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल में तैयार हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के 2 years 11 months और 18 days में जाके क्या हुआ, बना, और इसमें हमने नियर अबाउट 11 सेशंस किए। और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया तो हमने नियर अबाउट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया, और 114 दिन हमने इसमें इसको ड्राफ्ट करने में बिताए। टोटल जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना आया, 64 लाख का, वो भी उस वक्त में। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना कॉस्टली बना। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल मीटिंग हुई। देखो फर्स्ट मीटिंग आपको पता है कब हुई थी, अभी हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो लास्ट मीटिंग कब हुई हमारी, मतलब कि जो फाइनल थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। हाउएवर ये अभी एंड नहीं हुई क्योंकि जो इसकी इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि पहली पार्लियामेंट हमारी कब बनी थी, 1951-52 के इलेक्शन के बाद, उससे पहले तक यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कौन कौन सी कमिटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, जरा हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट कमिटीज बनाई थी ताकि हम डिफरेंट टास्क उनको असाइन कर सकें। इसमें से जो 8 कमिटीज थी वो मेजर कमिटी थी। देखो ऐसे जो 8 मेजर कमिटीज है ना, इनके आपको चेयरमैन याद करने ही करने हैं एट एनी को, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ माइनर कमिटीज थे। जो मेजर कमिटीज और चेयरमैन है जरा उनके नाम पढ़ लेते हैं, और अगेन मैं आपको बोलूँ आपको इनको याद करना ही करना है। ठीक है, यूनियन पावर कमिटीज को जो चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एट द एंड, और मैं चाहती हूँ कि आप इनको याद करो। ठीक है, इसमें आप कुछ अपने ट्रिक्स भी लगा सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो कि पावर किसके हाथ में थी। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार लाइक जब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो हम जो पावर थी वो किसके हाथ में होगी, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके हाथ में, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आप मतलब खुद याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। उन 7 मेंबर्स के भी नाम हमको याद रखने हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज,
इनके जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। हाउएवर इस कमेटी के अंदर 5 और सब कमेटी थी। दैट इज द फंडामेंटल राइट की सब कमेटी को किसने चेयरमैन किया गया था? JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोली थे। कुछ एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया थे, उसकी जो कमेटी को चेयर करा था AV ठक्कर ने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की सब कमेटी को इसका कुछ बताया नहीं हुआ इन्होंने, ठीक है। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को किसने चेयरमैन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। 8 मेजर कमेटीज के चेयरमैन आपको लर्न करने ही करने हैं। माइनर कमेटीज के चेयरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर कमेटीज के चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी अलादे कृष्ण अय्यर। हाउस कमेटी B पताबी सीतारमण। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी। बाकी जो नेशनल फ्लैग पे एडहोक कमेटी बैठी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटीज ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मनवणकर थे, ठीक है। एडहोक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट वो थे S वरादाचारी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस B पट्टाभाई सेतरमिया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे वो थे नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो अस्केडर थे, जबकि असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ये आपको थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। स्पेशल कमेटी जो रखी गई थी सो दैट वो ड्राफ्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करें, उनके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस गैलरी कमेटी के उषा नाथ सेन थे। और एडहोक कमेटी थी ऑन सिटीजनशिप वो थे S वरादाचारी। ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। अगेन अब वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे, ठीक है। अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ वेरियस असेंबली जो मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी थी वो कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 29 अगस्त 1947 को सेटअप की गई थी। इस कमेटी का ही काम था पूरा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करे। इसमें 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, थे सातों के सातों नाम, ठीक है। N गोपालास्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। N बाद में मतलब कि BL मित्रा को इन्होंने रिप्लेस किया था। TT कृष्णामाचारी, इनको DP खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया था, जो 1940 में मर गए थे, ठीक है। तो गाइस आपको इन सबके नाम याद रखने, इवन के BL मित्र और DP खेतान को भी नाम याद रखना है, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, अब क्या करता था? देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो जो वेरियस डिफरेंट कमिटीज बैठी थी वो कुछ सुजेशन देती थी, तो वो उन सभी के सुजेशंस को वो क्या करती थी? कंसीडर करती थी। इसको कंसीडर करते हुए ड्राफ्ट कमेटी ने पहला ड्राफ्ट बनाया, जो फरवरी 1948 में उन्होंने पब्लिश किया। फिर वो ड्राफ्ट बना के उन्होंने 8 महीने दिए कि आप डिस्कस करो। फिर डिस्कस करने के बाद क्या हुआ? लोगों ने कमेंट्स पास किए, कुछ क्रिटिसिज्म पास किए, कुछ सजेशंस दिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? फिर सेकंड ड्राफ्ट बना के पब्लिश कर दिया। कब? अक्टूबर 1948 को, ठीक है। ये आपको पता नहीं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने से भी कम टाइम लिया ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में, जिसमें से उन्होंने 141 डेज काम किया। मतलब कि 6 महीने आप समझ सकते हो, 180 दिन में से उन्होंने 141 डेज काम किया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरा हम देख लेते हैं। इनेक्ट कब किया गया? आपको पता ही होगा कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 को रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फाइनल रीडिंग के लिए। तो ये देखो फर्स्ट रीडिंग इनकी कब हुई है? 4 नवंबर 1948 को। बाकी असेंबली ने जो जनरल डिस्कशन किया वो 5 दिन के लिए किया था। कब से कब? 9 नवंबर से लेके 1948 तक, ठीक है, टिल 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक इन्होंने डिस्कस किया। फिर सेकंड रीडिंग कब स्टार्ट हुई? 15 नवंबर 1948 को। और कब तक इसकी रीडिंग चली? 17 अक्टूबर 1949, देख लो, ठीक है। इस मीटिंग के दौरान ऑलमोस्ट एक साथ 7653 अमेंडमेंट्स हुए जिनको प्रपोज किया गया और 2473 को एक्चुअली डिस्कस किया गया, ठीक है। थर्ड रीडिंग को स्टार्ट किया गया 14 नवंबर 1949 को। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाइनली क्या मोशन पास कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया जाए। फिर फाइनली इसको पास किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसमें क्या किया? सिग्नेचर करवाए मेंबर्स के। टोटल उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 मेंबर्स प्रेजेंट थे, जिसमें से 284 मेंबर्स ने क्या किया? उसको साइन कर दिया गया, ठीक है। ये वो डेट है जो प्रीएम्बल में भी मेंशन है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो डेट मेंशन है वो कौन सी है। 26 नवंबर 1949 को जो डेट है वो मेंशन है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन
26 नवंबर 1949, जिसके अंदर प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स, और आपको पता है अभी कितने शेड्यूल है हमारे पास, 12 शेड्यूल है, ठीक है। हाउएवर प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, ठीक है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो पहले के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पायलट किया था असेंबली में। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये अभी सिंपल सी एक तरह का होता है ना, जैसे हम लास्ट में थैंक यू बोलते हैं, उस थैंक यू है कि ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली, ठीक है। इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बोलता था। तो ये गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ही वाज अ ब्रिलियंट रीडर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ऑफ द शेड्यूल कास्ट, एंड ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको मॉडर्न मनु भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें क्या पढ़ा है, बी आर अम्बेडकर को क्या क्या बोलते हैं, एक तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनको मॉडर्न मनु भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एनफोर्समेंट कब हुआ, देखो वैसे तो 26 जनवरी 1949 में बनके तैयार होगी, ठीक है। तो उस वक्त हमने क्या किया, कुछ जो उसके टेम्परेरी प्रोविजन थे, जैसे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, जो किस किस आर्टिकल में था, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, इन सब आर्टिकल्स के अंदर थे, उनको उसी वक्त हम फोर्स में ले आए थे, ठीक है। तो अगर इसमें आपको समझने वाली क्या बात है, कौन कौन से प्रोविजंस को हम उसी वक्त फोर्स में ले आए थे, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कुछ रिमेनिंग प्रोविजंस जो मेजर पार्ट था, उनको हम फोर्स में लेके आए, कब, 26 जनवरी 1950, यही डेट हमको बोलते हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, और एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी बस इसको हम स्पेसिफिकली क्यों चूज किया गया था, आप सबको पता होगा, क्योंकि इस दिन पिछले हमारी हिस्ट्री की ऐसी थी कि 1930 में जब लाहौर सेशन में पास किया गया था पूर्ण स्वराज डे, कि हम इस दिन पूर्ण स्वराज डे बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या गया था, 26 जनवरी ही स्पेशली डेट को चूज किया गया। जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो रिपील हो गया। हाउएवर जो एबोलिशन ऑफ प्रीवी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अपना, कुछ एक्सपर्ट्स और कमेटी बैठी थी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस ने कुछ एक्सपर्ट कमेटी बैठा रखी थी, ये हम पढ़ लेते हैं, हाउएवर इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे, तब क्या क्या था, कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया था, ताकि कुछ मटेरियल को प्रिपेयर किया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, देख लो, आप पढ़ लीजिए। इससे चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, बाकी जो और मेंबर थे वो थे असफ अली, के एम मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, केती शाह, डीआर गडगी, हुमायूं का भी के समर्थन। हाउएवर चेयरमैन के प्रपोजल को इट वाज रिजॉल्व कि जो कृष्णा कृपलानी है, उनको कोऑप्ट किया गया एज अ मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया, अपनी 2 सिटिंग्स करी, 2 मीटिंग्स करी थी। पहली मीटिंग इन्होंने दिल्ली में करी थी फ्रॉम 20 to 22 जुलाई 1940 से, और दूसरी मीटिंग इन्होंने बॉम्बे में करी थी फ्रॉम 15 to 17 अगस्त 1946, ठीक है। However, apart from a videos of notes prepared by its members, कुछ कमेटी ने क्या किया, कुछ डिस्कस किया कि किस तरह से हम कुछ प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हम वेरियस कमिटीज को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीजों को उन्होंने डिस्कस किया। हाउएवर जो इस कमेटी ने रोल प्ले किया गया, तो वहां पे जो ग्रेविनली जस्टिन थे, उन्होंने बोला कि ये माना जाता है कि जो ये कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी थी, जिन्होंने इंडिया को इतना काबिल बनाया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। जो कमेटी के मेंबर्स थे वो किसके अंडर वर्क कर रखे थे, मैंने आपको भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन के अंडर जो स्कीम थी उसी के अंडर काम करी थी। उसी तरह जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी वो भी उसी के फ्रेमवर्क में काम कर रखे थे, और उन्होंने कुछ जनरल सजेशंस भी बताए अबाउट ऑटोनॉमस एरियाज, जो पावर्स है प्रोविजनल गवर्नमेंट के सेंटर की, इन सबको बताया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जैसा ही था, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो पढ़ भी लिया, ठीक है। अब भाई क्रिटिसिज्म तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या क्रिटिसिज्म था, हम जरा देख लेते हैं। लोगों ने बोला कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्रिटिक्स ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो मेंबर्स हैं वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जा रहे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमने मेंबर्स जो इलेक्ट किए थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं किए थे, ठीक है। इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माना गया। नेक्स्ट है नॉट अ सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं माना गया, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमने मेनली जो इसमें प्रोविजन रखे थे वो कौन से रखे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन लेके आई, ब्रिटिश
इंडिया, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कौन लेके आई? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। तो हमने जो इसके अंदर प्रोविजंस रखे वो मेनली वैसे ही थे, ठीक है। इसलिए ऐसा क्रिटिक माना गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक्चुअल में सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको जो क्रिएट किया गया है वो कैसे क्रिएट किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं उन्हीं को यूज करके क्रिएट किया गया है। फर्दर ये बोला कि जो असेंबली है उन्होंने अपने जो सेशंस हैं वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से रखे हैं। टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्रिटिक्स है, क्योंकि हमारा देखो 2 साल 11 महीने कुछ मतलब ऑलमोस्ट 3 साल लगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, जबकि जो अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओनली 4 महीने में तैयार हो गया। इसलिए तो नजीरुद्दीन अहमद, देखो इनका नाम पढ़ लीजिए, नजीरुद्दीन अहमद ने बोला कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बोलना चाहिए बल्कि इनको ड्रिफ्टिंग कमेटी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो चली है। इसके अलावा ये बोला गया कि ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। क्रिटिक्स ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्यादा डोमिनेट की गई है। इसमें जो ग्रेविली ऑस्टिन है, अभी हमने पढ़ा है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1 पार्टी बॉडी है और स्पेशली ये 1 पार्टी कंट्री ही है। असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वन इंडिया। ऐसा किसने बोला था? ग्रेनविल ऑस्टिन। देखो ये जो लाइंस है ना, किसने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी कभी ना पूछ लेती है और स्टेट पीसीएस तो वो तो पूछता ही रहता है इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इसका बोला गया कि ये जो क्रिटिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली डोमिनेट की जा रही है लोअर्स के द्वारा या पॉलिटिशियंस के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें जो और सोसाइटी के और जो सेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि ये जो डोमिनेट की जा रही है बाय लोअर्स एंड पॉलिटिशियन। इसके अलावा ये बोला गया कि ये हिंदूज के द्वारा डोमिनेट की गई है। ये किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। लॉर्ड विस्काउंट सिमन ने बोला था ये बॉडी ऑफ हिंदूज है। उसी तरह विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ इंडिया की एक मेजर कम्युनिटी को ही क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अपना खत्म होता है, दैट इज, एक सेकेंड ही क्या हो गया है, वेट। सो गाइस यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी मतलब कि किसी को कोई टेंशन है तो मुझे जरा कमेंट करना, कोई चीज आपको ना समझ में आया। बाकी जो इसके शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी अगर आपको एक बार समरी है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमने जितना पहले पढ़ लिया था कि कब कब आता है, इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि जो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट हम पढ़ लिया था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाकी जो प्रेसिडेंट थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? 2 प्रेसिडेंट थे, हमने पढ़े थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड मीटिंग जो हुई थी इनकी, सेकंड मीटिंग तो वैसे 11 दिसंबर को हुई थी, फिर 13 दिसंबर को हुई थी थर्ड मीटिंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पहली मीटिंग 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी और मुस्लिम लीग के द्वारा और प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा इनको अटेंड नहीं की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 जब थर्ड मीटिंग थी तब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया था? पास किया गया था। 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? असेंबली के द्वारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो ये इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है, ठीक है। फिर हमने ये बोला था कि जो ब्रिटिश स्टेट्स हैं अब वो इंडियन स्टेट्स हैं और जो भी चाहता है वो यूनियन ऑफ इंडिया में कवर होगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो पावर और अथॉरिटीज हैं वो कहां से डिराइव होती है? डिराइव फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। फाइन। हम क्या कर रहे हैं? सिक्योर कर रहे हैं इंटरेस्ट, वी सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और किस तरह से कर रहे हैं? बाय गिविंग देम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैनी मोर। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। किन किन को? माइनॉरिटीज को, ट्राइबल्स को एंड अदर डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, मेंटेन द इंटीग्रिटी। गाइस ये आपको पता होना चाहिए, तभी मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। फिर एक ये था कि एंशियंट लैंड क्या है, वो अपनी ओनर को मेंटेन करेगा एंड वी विल प्रमोट वर्ल्ड पीस। फाइन। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उसमें कुछ चेंजेस लेके आया था, वो हमने पढ़ लिया था। एक सेकेंड यार, वेट। फिर इंडियन
इंडिपेंडेंस, अब यार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया किसका, 1947 का। मेजरली क्या हुए, 3 चेंज हुए। कैसे, क्या चेंज हुआ कि ये तो फुली सॉवरेन बॉडी है और कोई भी लॉ रिपील कर सकती है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ है। दूसरा ये बोला गया कि ये जो असेंबली है 2 तरह काम करेगी, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी। जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी तो जिनके प्रेसिडेंट है वो कौन बनेंगे, जीवी मावलनकर, और जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एक्ट करेगी तो राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया 389 से क्या कर दिया गया 299, और जो प्रिंसली स्टेट्स की थी 93 उसको घटा के 70 कर दिया, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की 296 से उसको 229 कर दिया गया। फिर और फंक्शन भी हमने देखा था, क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती है। यही नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कब, 22 जुलाई 1947 को। इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में वो कब करी, मई 1949 में। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया कब, 24 जनवरी 1950 को। और हमारे राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, ये कब सिलेक्ट किया गया, ये भी 24 जनवरी 1950 को किया गया। बाकी इनेक्टमेंट हमने बता ही दिया। इनेक्टमेंट के लिए इनेक्टमेंट हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 3 रीडिंग्स हुई थी। पहली रीडिंग कब हुई थी, 4 to 9 नवंबर हुई। सेकेंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। और जो फाइनल मीटिंग हुई वो हुई, यहाँ पे लिख लूंगा 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक। एनफोर्समेंट कब हुआ, 26 जनवरी, ये आपको पता ही होगा 1950। बाकी क्रिटिसिज्म हमने पढ़ लिया है। नजरुद्दीन अहमद ने बोला टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ आपके सामने, एक सेकेंड। यस, इसके अलावा क्रिटिसिज्म क्या था, नोट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नोट अ सोवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग है। एक सेकेंड यार, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा किसने बोला था, नजरुद्दीन अहमद ने। क्या बोला था कि भाई बहुत टाइम खा लिया उसने। ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या बोला था कि ये डोमिनेटेड है किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और लॉर्ड विस्काउंट सीमन ने बोला था कि ये हिंदूज के द्वारा डोमिनेटेड है। और विंस्टन चर्चिल ने भी यही बोला था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर पूरा कवर कर लिया मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। हमने पूरा बुक से भी पढ़ा है और एज अ समराइज भी हमने किया है। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है आप स्टार्ट करोगे। सबसे मतलब कि मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप खुद करें, ठीक है, फिर आप मैच करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। द रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। सेकेंड है, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। The total strength of the Constitution Assembly was 389. Fourth है, the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consisting of 8 members. कौन कौन से करेक्ट हैं बताओ। देखो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मेनली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे। एक तो जनरल था, मुस्लिम्स था और सिख्स था। ठीक है, जनरल्स में सभी इंक्लूड थे एक्सेप्ट सिख्स एंड मुस्लिम। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। सेकेंड, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट होगी। थर्ड बिल्कुल बात सही है, जो स्ट्रेंथ थी टोटल वो 389 थी। फोर्थ, हमने अभी डिस्कस किया जो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे ना कि 8 थे, तो ये गलत होगी। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन है, थर्ड ओनली, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट है, which of the following provisions of the Constitution of India were given immediate effect from 26 नवंबर 1949। हमने बोला था कि इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रोविजंस हमने क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे, फोर्स में ले आए थे। बाकी जो मेजर प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 में आए थे। इन्होंने पूछा जो हमने 26 नवंबर को इमीडिएट इफेक्ट में कर दिए थे कुछ प्रोविजंस, वो किससे रिलेटेड थे, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस या फेडरल सिस्टम। देखो गाइस, अभी हमने पढ़ा था सिटीजनशिप के लिए लेके आए थे, इलेक्शंस को लेके आए थे, ये नहीं लेके आए थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1 and 3।
सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए। इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने पढ़ा है कि हमने कब इसको अडॉप्ट किया था, जब व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो राइट आंसर क्या है, डी। कौन चेयरमैन था स्टेट्स कमिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बताओ भाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैंने आपको भी बताया मेजर कमिटी के पढ़ लेना चेयरमैन। Constitution of India is framed by the Constituent Assembly was finally adopted and enacted। देखो finally adopted and enacted है, enforcement नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1940। देखो adopted and enacted कब है, 26 नवंबर 1949। ये तो भाई इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें एनफोर्समेंट है। अगर एनफोर्समेंट आता तो 26 जनवरी होता। ठीक है, अब आपको जरा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के कुछ मैच करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। यस, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो गाइस ये आप देखो खुद, पहले तो खुद सोचो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मेंबर चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट किए गए, मैंने आपको बताया था जब स्पेशल फोकस करवाया था। इट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नो। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। देखो गाइस हमने क्या बोला था, इट वाज द पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। और हमने ये भी बताया था कि जो प्रिंसिपल स्टेट्स ने क्या किया था, खुद ही रूलर्स को नॉमिनेट किया था और वेरियस प्रोविंसेस ने इलेक्ट किया था। तो इसका सी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट नहीं करवाया था, उन्होंने इलेक्ट किया, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नो। के एम मुंशी, नो। सर बी एन राव, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। टी कृष्णमाचारी, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये हमने इस तरह का भी नहीं पढ़ा है, लेकिन देखो अलग से क्वेश्चन आता तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, assertion and reason क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 was not elected on the basis of universal adult franchisee। सेकेंड, द बिकॉज assertion reason का क्वेश्चन आता है तो समझ लो अपने आप ही बिकॉज लगा लो। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the scheme formulated by the cabinet mission plan। आपको पता है कितने अच्छे से कराया मैंने। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, उसको हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग नहीं इलेक्ट किया था, और ये बात बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट किया गया था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताओ भाई किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे वो उनको वाज इलेक्टेड एज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल बात सही है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया था। एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात बिल्कुल सही है। सो दो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था कौन सा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पसंद आता है तो भाई अपने दोस्तों को बताएं, सो दैट अगर वो इंटरेस्टेड है परचेज करने में वो कर सकते हैं। बाकी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ये पब्लिक कर रही हूँ, सो दैट आप लोग देख सके। अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं मित्तल वैशाली 94 पे। ठीक है, तो ठीक है भाई, तब तक ले बाय बाय, टाटा। कल से हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक ले बाय बाय, टाटा।